सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए प्रोजेक्ट्स चला। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही थी उसका जवाब दिया। एक एक कर उन्होंने कई बड़ी बातें बोली, लेकिन जो सबसे मुखर बात रही वो थी संविधान को लेकर जिस तरह से फेक नैरेटिव पूरे चुनाव में बनाने की कोशिश हुई, उसका एक एक कर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। आपातकाल की याद भी दिलाई, किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से जो घटनाएं घटी थी, जिस तरह के फैसले लिए गए थे, उन सब के बारे में कहा। पेपर लीक जिसको लेकर इस बार इस विशेष सत्र में पहले दिन से हंगामा किया गया कि चर्चा करो, प्रधानमंत्री बोलें, चर्चा करो, प्रधानमंत्री बोलें। आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष नहीं था, क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अब ये हिट एंड रन पॉलिसी जो है वो लगातार विपक्ष की देखने को मिल रही है कि अपनी बात पूरी तरह से कहेंगे और करेंगे भी वही जो उनकी मनमानी होगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देने की कोशिश होती है तो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उनको सुनने का मादा भी नहीं रखता। आज भी ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री ने जैसे ही भाषण शुरू किया, हंगामा, शोर शराबा चलता रहा और उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो इस सब के बीच प्रधानमंत्री की जो 10 बड़ी बातें रही वो तो हम अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि संविधान, लोकतंत्र, इन दोनों की दुहाई देते हुए क्या विपक्ष का लोकसभा में रवैया जो रहा और आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान उन मुद्दों पर भी उनका बयान और जवाब नहीं सुना गया जिसको लेकर देश की जनता की गाढ़ी कमाई जिससे संसद चलती है उसके इतने दिन बर्बाद किए गए, करोड़ों रुपए एक एक दिन में जो बर्बाद किए गए, क्या उसका जवाब है विपक्ष के पास? क्या विपक्ष के ऊपर अब ये इल्जाम लगाना सही नहीं होगा कि इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष बिल्कुल भी संगीन नहीं है, यानी सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का इस सत्र में मकसद रहा? हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम इसी सवाल पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये नर्वस 90 सिंड्रोम जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया वो है क्या और क्यों इसका शिकार है विपक्ष। चलिए पहले जरा तस्वीरें और बयान देखते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है। ये परजीवी कांग्रेस है, जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है और जहां किसी के सहारे, किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला वहीं पर से बच करके आए। खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की, क्योंकि जो ये पराजय का ठिकरा जिन पर फूटना चाहिए था उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार पर के खड़े हो गए। कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है। हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर के जवाब मांगो। कांग्रेस पार्टी से मैं आप वालों से कहता हूं, कांग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं लोगों के खिलाफ। अब ये बताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलें बताई थी,
क्या वो सबूत सच्चे थे या झूठे थे? इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के परी जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारतीय संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। इनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा। तो चलिए, अब जो विपक्ष की तरफ से वॉकआउट हुआ और जिस तरीके से बाहर आकर के उन्होंने बयानबाजी की, अब ये कहाँ का संविधान की रक्षा करना है, कहाँ का लोकतंत्र की दुहाई देना है कि सदन में जहाँ बोलने का मौका आपको दिया गया वहाँ आपको बोलना नहीं है, ना ही आपको सुनना है, लेकिन सदन से बाहर निकलकर धरना भी करना है, बयान भी देने हैं, मीडिया बाइट्स भी देनी है और फिर ये भी आरोप लगाना है कि हमें दिखाया नहीं जाता, हमें सुना नहीं जाता। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय जरा अपने खास मेहमानों को करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं। अभी लगता है जुड़े नहीं है हमारे साथ सिद्धार्थ यादव। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी मौजूद है। हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनसे हम समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और साथ ही हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत विजय जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं दीपक झा जी आप ही से करना चाहूंगी। ये जो नर्वस 90 ये सिंड्रोम किस बीमारी को कहते हैं? रीमा जी, आपका सवाल तो जायज है, लेकिन आपको एक सवाल और करना चाहिए था। अब फिर आप मुझे पहले ही पल से आपने मुझे फिर सिखाना शुरू कर दिया। आज मेरी कोशिश है, मैं शुरू में आपको बता दूं, आज मेरी कोशिश है मैं सवाल पूछूं, आप जवाब दें। बिल्कुल, आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूं, वो फॉर्मेट चेंज करते हैं। चलिए, आज मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगे, ठीक है? आपके सारे सवालों का स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि सवाल विपक्ष से कब तक? बात यह है, सरकार से क्यों नहीं? क्या मीडिया हमारा इतना कमजोर हो चुका है? क्या हमारा चौथा तंत्र इतना कमजोर हुआ है? मैं सवाल आपसे नहीं करूंगा, आत्मचिंतन करे मीडिया, बस वो इतना बोलूंगा। बात यह है कि राज्यसभा में क्या निकला, एक ऐसा व्यक्ति जो 70 साल का उम्र पड़ाव पार कर चुका है, लेकिन नौटंकी में माहिर, राज्यसभा में, लोकसभा में ऐसी नौटंकियां, मुझे मारो, यहाँ मारो, वहाँ मारो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। तो वो व्यक्ति जो बालक बुद्धि कहता है, वो तो बैल बुद्धि कर रहा था, नहीं कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भाषा का इस्तेमाल थोड़ा देख के करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी छोड़िए, अभी आपने खुद कहा एक 70 साल का इंसान। हाँ, मैं 70 साल के इंसान की बात कर रहा हूँ। सुनिए, तो उनसे आधी उम्र से भी कम उम्र होगी मेरे ख्याल से आपकी, जैसा मुझे लग रहा है। सुनिए, लेकिन आप थोड़ा भाषा का की मर्यादा और भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपका कष्ट जायज है। मेरा कष्ट नहीं है, ये संस्कार की बात हो रही है। मैं कोई संसद भवन नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के पूरे सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए, प्रधानमंत्री का सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं जो प्रधानमंत्री पद का अपमान करे, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद अपना सम्मान ना करे, अपने पद की गरिमा का मान मर्दन करने लगे, लोकसभा के अध्यक्ष उस पद का मान मर्दन करने लगे, तो फिर दुख तो होता है ना।
रीमा जी, सवाल तो बनता है ना कि प्रधानमंत्री जी, एक मिनट रुकिए, अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। मुझे एक बात अपने प्रोड्यूसर से बोलनी है। आप 5-6 सवाल कर लीजिए। से एक बात करना चाहती हूँ आप कि मेरे 5-6 सवाल कर लीजिए शो के बीच में जरा कल के जो राहुल गांधी के कुछ वीडियो सामने आए थे और उनकी कुछ फुटेज भी थी, उनके कुछ फोटो भी आए थे, अगर वो मिल जाए, क्योंकि कल भी डिबेट हुई है, निकालने की कोशिश करें, फिर उस पर चर्चा करेंगे। आपने क्योंकि नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए वो जरूरी है कल राहुल गांधी के बीच। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आपकी टीम बहुत काबिल है, निकाल के लाएं सारा का सारा वीडियो। बिल्कुल, बात अब ये है कि आपके और सवाल तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ, बोलूं आगे चलूं? पता चला फिर आप बोलें दीपक जी ये नहीं। तो बात ये है कि प्रधानमंत्री जी मुद्दों की तो बात किए नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको राहुल गांधी से इतना डरते क्यों भैया आप? राहुल गांधी से डरिए मत। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं जनता की आवाज हूं, और हाँ, अगर आप जनता की आवाज से डरते हैं तो फिर बहुत बढ़िया। राहुल गांधी जी व्यक्ति की बात नहीं कहे, बोले मैं यहाँ पे विपक्ष की आवाज हूं, देश में विपक्ष मुद्दों के साथ आपसे सवाल करेगा, आप उन मुद्दों पे बात कीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। राहुल गांधी को बालक बोलिए, बच्चा बोलिए, जो बोलना है बोलिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, फिर मैं भी आपकी बुद्धि को बैल बुद्धि बोलूंगा और पता नहीं क्या क्या बुद्धि बोलूंगा, सठियाई हुई बुद्धि बोलूंगा, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचूंगा, तो फिर मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता। आप, मैं देश के प्रधानमंत्री बालक बुद्धि बोला है, वो जवाब देना इस बात का। अरे मेरे पार्टी के नेता हैं, मेरे से आप सवाल करें, फिर आप राहुल गांधी जी को बुला लीजिए कि राहुल गांधी जी, मोदी जी ने आपको बालक बुद्धि बोला है। कहाँ गए? कभी देखा है किसी चैनल के स्टूडियो में? एक बार एक इंटरव्यू देखा था, नहीं, उसके बाद से कभी देखा नहीं। आपको तो मोदी जी इंटरव्यू देते ना, क्या करेंगे राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लेके? तो राहुल गांधी जी की तरफ से मैं उनका एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, एक बब्बर शेर हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बब्बर शेर? बिल्कुल, उनका कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। राहुल गांधी को बब्बर शेर कहती हैं, आपने उनकी भी जगह ले ली। नहीं, हर व्यक्ति आपने अपने नेता की जगह ले ली बब्बर शेर बनकर। सुन लीजिए, सुप्रिया श्रीनेत कहती है राहुल गांधी बब्बर शेर है, आज पता लगा दीपक झा है बब्बर शेर। तो सुनिए, राहुल गांधी नहीं है। सुनिए, इस देश के हर एक कंकड़ में शंकर है, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी नहीं है। मुद्दों की बात कर ली, राहुल गांधी तो हमारे नेता है, राहुल गांधी से हमारी कोई। सुप्रिया श्रीनेत को इसके बाद करेक्ट करवा दीजिए। सुनिए, मैंने कहा कि मोदी जी को मैं खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे नहीं कहूंगा, सठियाई बुद्धि चीरहरण संसद भवन का नहीं बोलूंगा। बात है नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे तो बोलते हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई की जा रही है। अरे साहब, आप चले जाते चुनाव प्रचार में, आप 500-500 करोड़ रुपए खर्च करके एक रैली कर रहे थे। यहाँ तो सरकारी खर्चे पे आपको जाना है मणिपुर, सरकारी सुरक्षा के बीच में जाना है, कोई आचार संहिता नहीं लगी है, आप नहीं जा सकते। आपको बंगाल की घटना याद आ जाती है। ये कहानी चलती रहेगी, 1 घंटा चलेगी, लेकिन आपकी कहानी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वाह, बहुत बढ़िया रीमा जी, आज मैं आपकी शब्दों की तारीफ कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी पे सवाल करें तो कहानी बहुत बढ़िया रीमा जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मैं वही बात आपको बता रही हूँ कि चैनल का स्टूडियो प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए मणिपुर पर, कि वो जो बोला उन्होंने उसको काउंटर करने का सबसे अच्छी जगह जो थी वो था राज्यसभा यानी सदन। वहां पर अगर खड़गे जी खड़े होते, प्रधानमंत्री को काउंटर करते और कहते कि नहीं, मणिपुर पे जो आपका जो दीपक झा स्टूडियो में आकर बोल रहे हैं वो अगर संसद में बोलते ना तो उस बात का वजन होता, लगता सीरियस बात है। लेकिन वहां से तो वॉकआउट हो गया, फिर प्रवक्ता आकर के सिर्फ चैनल पर अपना स्टैंड बताया पार्टी का। आपको लगता है यही स्ट्रेटेजी सही है? फिर चुनकर संसद में क्यों भेज रहे हैं? देखिए रीमा जी, जब प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा, विपक्ष नारे लगाता रहा। बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब सुनिए ना रीमा जी, अब आप सुनिए, आप बात ही ऐसी करते हो, मुझे बोलना पड़ता है आपके बीच में। सुनिए ना, कितना मौका आपने पीएम को बोलने का मौका नहीं दिया। सुनिए, पीएम ने लोकसभा में भी पीएम को बोलने का मौका नहीं दिया, राज्यसभा में भी पीएम को बोलने का मौका नहीं दिया, फिर आप कह रहे हो हमें भी बोलने का मौका नहीं दिया। एक सेकंड आनंद विजय जी, मैं आपको, रीमा जी मेरी आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं है, भाजपा से बिल्कुल पूरी तरीके से मैं प्रतिस्पर्धा है। ये 1-to-1 इंटरव्यू नहीं चल रहा दीपक झा, ये 1-to-1 इंटरव्यू नहीं चल रहा दीपक झा जी। मैं अनंत विजय जी को मैं फ्रेम में लेकर आना चाहूंगी। नहीं, फ्रेम से क्यों हटाएंगे, हम आपको बुलाया यहाँ पे फ्रेम में रखने के लिए, लेकिन मेरे बाकी मेहमान भी है ना, ये 1-to-1 इंटरव्यू नहीं है। अब मैं अनंत विजय जी से जरा रुक करना चाहूंगी, उनसे मैं पूछना चाहूंगी, अनंत विजय जी, राहुल गांधी ने मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटे 50 मिनट के आसपास का उनका भाषण रहा, अखिलेश यादव का भी कुछ इसी तरह का मामला रहा, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ऐसा ही मामला रहा। अब बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब अगर दीपक झा लगातार एक ही बात कह रहे हैं तो इसका जवाब क्या है फिर? भाई, ये तो अपने कृत्यों का जवाब तो स्वयं राहुल गांधी दे सकते हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और जो मैं राज्यसभा को देख रहा हूं, कल मुझे राहुल जी को देखकर उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की याद आई।
रीमा जी, अगर आपको याद होगा तो जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय एक शाउटिंग ब्रिगेड हुआ करती थी, आलूवालिया, के तिवारी और तमाम तरह के लोग, और इसी तरह राजीव जी के इशारे पर वो लोग दूसरे को चुप करा देते थे। कल मुझे राहुल जी को देखते हुए शायद मतलब अचानक से राजीव गांधी दिमाग में कौन दे, अच्छा इनकी भी शाउटिंग ब्रिगेड बन गई है, मतलब एक के तिवारी, एक आलूवालिया, ये सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो कांग्रेस अपनी परंपरा का, मुझे लगता है चाहे अच्छी या बुरी जो भी है वो मैं निर्णय उन पर छोड़ता हूं, वो अपनी एक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल जी, जो राजीव गांधी जी के समय थी, और इस बार जनता ने उनको 99 सीटें दे दी हैं और एक ब्लॉक बना दिया है विपक्षी दलों का। तो उन्होंने कांग्रेस का जो एक विरासत थी डिसरप्ट करने की पार्लियामेंट को और किसी को न बोलने देने की, उस समय वो शासन में होते हुए विपक्षी दलों को चुप कराते थे। इस वक्त तो वो खुद विपक्ष में है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल जी ने कल किया और जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं जिसमें वो इशारा कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि और तेज अपनी आवाज ऊंची कर लो, तुम इधर से आओ, तुम उधर से वेल में जाओ, मतलब वो डायरेक्टर की तरह बिहेव कर रहे थे। बाकी लोग जो एक उनके सांसदों का समूह था वो उनके इशारे पर, कोई गौरव गोगोई पहले नीचे उतरे, फिर उन्होंने हाथ उठाने को कहा, फिर वो स्वयं गए पीछे लोगों को कुछ कह क्या, ये सब तो सारा लोकसभा में कल आज विजुअल सब चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से संसदीय परंपरा को बाधित करना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री कल बोल रहे थे आपको विरोध प्रकट करना था, आप सांकेतिक विरोध प्रकट करते, लेकिन ये 2 घंटे तक लगातार चिल्लाते रहना, वैश्विक स्तर पर क्या छवि पेश हो रही होगी मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आज भी राज्यसभा में जब उनके पास संख्या बल नहीं था और जब उनकी आवाज उतनी ऊंची नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने फिर वो बहिर्गमन का रास्ता अपनाया और बाहर गए, जिसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि वो पीठ उनको नहीं दिखाई गई है, वो पीठ संविधान को और ये पीठ राज्यसभा को, सदन को दिखाई गई है। ठीक है, तो मैं भुवन भास्कर जी, कांग्रेस अपनी परंपरा का निर्वाह कर रही है। ओके, भुवन भास्कर जी, क्योंकि दीपक झा जी तो मुझे लगता है फिर से डाइवर्ट करेंगे इस सवाल को, लेकिन मैं आप ही से पूछती हूँ। प्रधानमंत्री ने तो किसी का नाम लिया नहीं था जब उन्होंने बालक बुद्धि कहा था, तो ये अपने आप अंडरस्टूड कैसे हो गया कि राहुल गांधी के लिए ही बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया गया? ये किसने, मतलब ये कैसे पता लगा कि वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं? सब विपक्ष ने मान लिया कि वो राहुल गांधी ही है जो बालक बुद्धि जिनके लिए कहा गया है, ऐसा कैसे पता लगा? देखिए रीमा जी, देश प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता है और देश प्रधानमंत्री का अनुसरण भी करता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो देश ने देखने का काम करा है। चाहे उन्होंने 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने का काम करा, कांग्रेस की विधवा कहने का काम करा, और जर्सी गाय कहने का काम करा, तो देश प्रधानमंत्री को फॉलो करता है कि किस प्रकार की मर्यादा का पाठ वो अपने विपक्ष को और अन्य नेताओं को सिखाते हैं। अभी हमारे एक साथी ने बोला, जो पैनलिस्ट यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है, नहीं, एक मिनट भुवन भास्कर जी, ये 3-4 शब्द तो मेरे पास भी हैं जो मेरे दिमाग में अभी एकदम मेरे जहन में आ रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसको कौन फॉलो कर रहा है? चाय वाला, एक चाय वाले का बेटा या चाय वाला जो भी कहा गया, मौत का सौदागर, मौतों की राजनीति करने वाले, ये तमाम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए गए, क्यों किए गए थे? ये आपको सही लग रहे हैं? वन साइडेड बात करते हो आप लोग, वन साइडेड। मैंने पूछा बालक बुद्धि कैसे पता लगा कि राहुल गांधी के बारे में बालक बुद्धि कहा गया, वो आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे अभी तक। कल से बालक बुद्धि को लेकर इतना ट्रेंड कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कैसे पता लगा राहुल गांधी है बालक बुद्धि? रीमा जी, आशा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से भी इतनी टोका टोकी ईमानदारी से दिखेगी। हाँ, वो जुड़ गए, अभी उनसे पूछूंगी। अब मैं विषय कह दूं जरा। अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि राहुल गांधी ने एक ऐसी टीम बना ली है जो वहां पर शोर शराबा करने का काम करता है। मैं आज सम्मानित साथी से कहना चाहता हूं, इस देश ने देखा है किस प्रकार इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी का किस प्रकार विषय सदन में बनाने का काम करता है, किस प्रकार मुंह बना के विषय बनाने का काम करता है। उस सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस देश ने देखा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, देश फॉलो करता है जो बड़े लोग होते हैं।
बड़े लोग प्रधानमंत्री होते हैं। एक सरकार के पद का एक व्यक्ति, सरकार के संगठन का सबसे बड़ा व्यक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका किस प्रकार की हरकत करता है, ये हमने टीवी में देखा। अब रीमा जी आपके प्रश्न पे आना चाहता हूं। आज जो 10 साल से जो सरकार को आदत पड़ी है कि किस प्रकार विपक्ष के लोगों को उपहास उड़ाए, आज भी प्रधानमंत्री जी उसी परिपाटी पे लगे हुए हैं। देश ये देख पा रहा है, आज देश ये देख पा रहा है कि किस प्रकार विपक्ष की इतनी ताकत होने के बाद भी उनको किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करके प्रधानमंत्री जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं। देश की जनता ने इनके अहंकार को कम करने का काम करा है, लेकिन अभी वो अहंकार खत्म नहीं हुआ है। क्या विपक्ष के नेता को राहुल गांधी बालक बुद्धि कैसे है ये नहीं बताया अभी तक आपने? कैसे पता लगा वही है? अखिलेश यादव भी हो सकते थे, कोई और भी हो सकता था, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हो सकते थे, लेकिन आप लोगों ने कैसे अंदाजा लगाया वो राहुल गांधी ही है? रीमा जी ये तो बालक बुद्धि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए कौन बालक बुद्धि है। अभी अभी दीपक झा ने कहा कि बालक बुद्धि बोला गया और राहुल गांधी को, इसीलिए मेरी क्यूरियोसिटी। अनंत जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर सिद्धार्थ यादव जी का रुख करूंगी। अनंत जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगली पंक्ति में कुछ ऐसे नेता भी बैठे थे जो राहुल गांधी से उम्र में छोटे हैं और कल उन्होंने बोला भी था, तो बालक बुद्धि को स्वयं पर लेना ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अग्रिम पंक्ति के नेताओं की उम्र देख ली जाए तो उसमें एक नेता तो कम से कम ऐसे हैं जो राहुल गांधी से आयु में 3 वर्ष छोटे हैं। तो जवाब मिल गया। सिद्धार्थ यादव जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। आपके डिबेट में जुड़ने से पहले दीपक झा और भुवन भास्कर जी ने ये आरोप लगाया कि किस तरीके से हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद हमारा उपहास उड़ाया जा रहा है, राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब एक तरीके से विपक्ष का अपमान है, जबकि इस बार इतनी सीटें उनके पास आ गई हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अपमान की वजह से ही आज वॉकआउट हुआ और कल शोर शराबा हंगामा हुआ? तो गलती किसकी निकली फिर? रीमा जी इतनी सीटें आ गई हैं तो क्या, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं पूरे विपक्ष से, अगर देश की जनता ने आपको 99 सीटें दी, कि आपके पूरे अलायंस को अल्पमत दिया पर आपको पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली, तो क्या आपको अधिकार मिल गया कि आप जब सदन के नेता बोलेंगे तो आप 2 घंटा लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे? या आपको अधिकार मिल गया कि आप अपने नेताओं का भाषण करवाएंगे, उसको सब शांति से सुने, कोई और जब आप बोलने लगेगा तो आप उसको बोलने नहीं देंगे? आपको अधिकार मिल गया कि आप पूरे सदन को हाईजैक कर लेंगे? आपको अधिकार मिल गया कि आप राज्यसभा से वॉकआउट होकर के बहुत बड़ी बात बताएंगे? देश के लोकतंत्र के मंदिर को आपने वाद विवाद का स्थान भी नहीं छोड़ा, वो स्थान भी नहीं छोड़ा कि देश की जनता वहां पर बैठ के सुन सके कि हमारे लॉ मेकर्स क्या बात करना चाहते हैं, सिर्फ इस घमंड और अहंकार में कि आपकी 99 सीटें आ गई। तो कौन से अपमान की बात करते हैं आप? ये अपमान तो देश के लोकतंत्र का, देश के संविधान का और देश की जनता का है। और किसका अपमान है? ये किसी का अपमान नहीं है। अगर देश में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी को 90 मिनट का अवसर मिला और उन्होंने अपने 90 मिनट को भरपूर बोला, जिसमें भरपूर झूठे फैक्ट्स बोले, कुछ पे तो उनको वही माफी मांगनी पड़ी, एमएसपी जैसे विषय पर तो उनको वही विड्रॉ करना पड़ा, कुछ पर अभी उनको सत्यापन के लिए आग्रह किया गया सदन द्वारा। पर लोकतंत्र के मंदिर में जब आपको इतना अवसर मिला और आपने बोला तब तो सब कुछ ठीक था, पर जब कोई और बोलने लगा और आपने सारी मर्यादाओं को तार तार करके, अपमानित करके, पूरे लोकतंत्र की हर मर्यादा को पार करके आपने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, तब किसका अपमान हुआ था? मैं मानता हूं कि आज जो देश में चल रहा है रीमा जी, ये देश की लोकतांत्रिक इतिहास के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब जैसे नागरिकों के लिए, जिन्होंने एक सार्थक चुनाव किया, पर चुनाव की शुरुआत होते ही, चाहे स्पीकर का चुनाव हो, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो, डिप्टी स्पीकर, कुछ भी हो, अब सदन को नहीं चलने देंगे। ये जो घमंड और अहंकार आ चुका है विपक्ष में, उनको इस घमंड और अहंकार से बाहर आना चाहिए। अपने अपमान को नहीं, कुछ जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। अब गैर जिम्मेदाराना ही पार्टी हो जाए, ऐसे उनके नेता हो जाए और वो सोचे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमको तो बस 99 सीट आ गई तो हम आग लगा देंगे पूरे देश में, ये वाला एटीट्यूड तो नहीं चलेगा। दीपक झा जी, यही नर्वस 90 सिंड्रोम है जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जवाब अब मैं ही दे देती हूँ, आपने तो नहीं इस पर तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन नर्वस 90 सिंड्रोम जिसकी बात प्रधानमंत्री ने कही वो यही था कि क्या आप लोगों को इतनी सीटें इसलिए दी गई कि कल जिस तरह राहुल गांधी कह रहे थे बोलो बोलो और बोलो, चिल्लाओ, सदन के नेता अगर बोल रहे हैं लोकसभा में और देश के प्रधानमंत्री उनके साथ जिस तरह का व्यवहार कल हुआ, आज वॉकआउट कर दिया। मतलब पहले आप सवाल पूछेंगे, जब जवाब आएगा तो आपको सुनना नहीं है। देश की जनता को इसको भ्रमित करना
गुमराह करना जैसे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को किया गया। 1 जुलाई को जो इंतजार करती रह गई अपने खाते में, लगातार वो अपना चेक कर रही थी कि अकाउंट की 8500 आए या नहीं आए, दिन भर उनका बीत गया ये चेक कर करके। इसी को कहते हैं गुमराह करना। तो ये जो सिंड्रोम है ये क्या पूरे 5 साल चलेगा या बीच बीच में ब्रेक ले लेकर चलेगा? अगर आप सबने बोल लिया हो, मुझे बोलने का मौका देंगे। अरे आप भूमिका बड़ी बनाते हो, सीधा सवाल सीधा जवाब, भूमिका बनाते हो आप। पहले अभी आपने भाजपा प्रवक्ता को 1 सेकंड के लिए कहीं क्रॉस नहीं किया था, तो प्लीज उम्मीद करूंगा। हमने बोला था ना कि मम्मी मम्मी मुझे मारा ऐसे करके, जो वो बच्चे रोते हैं ना उन्हीं को बालक बुद्धि बोला था। ये रोना पीटना बंद कीजिए और बोलिए, टॉपिक पर आइए। वो सठियाए हुए व्यक्ति से और उम्मीद क्या कर सकते हो? वो खिसियाए हुए व्यक्ति से और क्या उम्मीद कर सकते हो? चल रही है नहीं, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? किसके लिए बोल रहा हूँ? किसके लिए? आपने कैसे समझा? आपने कैसे? संस्कार नहीं है तो कम से कम चैनल के पास संस्कार है, इसको यहाँ पर मत बोलिए। अपने संस्कार यहाँ दिखाइए। शांति, किसी के बारे में भी ऐसे बोलकर देश के प्रधानमंत्री के कम से कम उम्र का लिहाज करिए। मैंने तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी चाहते हैं प्रधानमंत्री यहाँ नमस्ते करें उनसे, ये तो उनके संस्कार कह रहे हैं। अरे रीमा जी, आपने कैसे समझ लिया मैं प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूँ? सठियाए हुए व्यक्ति किसके लिए बोल रहे हैं? आपने कैसे समझ लिया? आपने कैसे समझ लिया? मुद्दे की बात कर ले, काम की बात कर लेने दीजिए। आप खुद को सटियाए हुए व्यक्ति कह रहे हैं। आप खुद को अरे मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है, जवाब दीजिएगा। आप यहाँ पे लोकतंत्र को आग लगा रहे हैं। तरीके से सही आचरण के साथ डिबेट में आना चाहिए एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता को जिसने 50 साल देश पर राज किया। अरे सुनिएंगे और जो इस जीत का जश्न मना रही है 98 सीटों पर, तो कम से कम कुछ मर्यादित भाषा का इस्तेमाल, इसकी अपेक्षा आपसे की जा सकती है। बहुत आप ही अपेक्षा है, आप सारी मर्यादा का पालन आप ही करिए, सारी अपेक्षा हमसे करेंगे। 140 सांसद हमारे बाहर निकाल देंगे, सारी मर्यादा हमसे करेंगे, है ना? आप तो बस हमारे माइक बंद कर दीजिए, हमको संसद में बोलने मत दीजिए, सारी मर्यादा विपक्ष से उम्मीद करिए आप लोग। ये हद हो गई आप लोगों की तानाशाही की। तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी जी ने कहा अग्निवीर पे जवाब दीजिए, किसानों पे बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा पे बात कीजिए, महंगाई पे बात करिए। लेकिन नहीं, वो तो कहेंगे आओ मेरे को मारो, बालक बुद्धि भाषण ऐसे इधर उधर देंगे। तो अरे संसद भवन के अंदर आपका ड्रामा देखने के लिए जनता ने आपको, विपक्ष को नहीं भेजा है, विपक्ष को भेजा है कि आपसे सवाल करें और उन सवालों को आप राष्ट्रहित की बात करते हुए मुद्दों पे बात करें, ना कि देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए। नरेंद्र मोदी जी को इतना अगर कष्ट है गरीबों के लिए तो बताएं महंगाई कब कब होगी, अच्छे दिन कब कब होंगे, कब आएंगे, और किसानों की आय दुगनी कब होगी। तो इन सब मुद्दों पे तो मोदी जी बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको 60 साल के बाद, अरे 60 साल के बाद आपको मौका मिला है तीसरी बार आने के लिए, वो भी अपंग सरकार, बैसाखी पे आए हैं, तो कोई बात नहीं। पहली बार तो ये बात बंद हो गई कि नरेंद्र मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब सिद्धार्थ यादव का भी नाम आएगा कि भाजपा पार्टी की सरकार है, नहीं तो अभी तो इन लोगों को लगता था हम भाजपा पार्टी के चमचे हैं। फिर आप सिंपैथी वेव चलाने की कोशिश करेंगे। नहीं, चुप करा दीजिए, चुप कराना आपका काम है। लेकिन मैं आपको अंत में एक ब्रेक लेना है मुझे, सिद्धार्थ जी आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये ज्ञान थोड़ा सा दे दूं कि दीपक झा, अब आप लगभग सभी चैनल्स पर बैठते हैं। चैनल की बात मत करिए, चैनल की बात मत करिए ना। चैनल हम बैठते नहीं बैठते हैं, प्रवक्ता के तौर पे कांग्रेस पार्टी की बात रखेंगे, लेकिन आप हमको ये नहीं बताएंगे रीमा जी कि मैं क्या व्यवहार और शब्दावली बिल्कुल नहीं, पालन आपको करना चाहिए। इस तरह से चैनल आपको बैन करना शुरू कर देंगे आपकी भाषा और आपके आचरण पर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और सिद्धार्थ यादव जी का रुख करेंगे। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और जल्दी से मेहमानों का रुख करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाहते थे, जवाब दीजिए। मैं रीमा जी, दीपक जी की बात का जवाब देना चाह रहा था, छोटा सा जवाब। दीपक जी ने कहा कि हमें देश की जनता ने मैंडेट दिया कि हम सवाल पूछें,
पर मैंडेट के साथ में ये थोड़ी लिखा था कि सवाल पूछें और भाग जाएं। ये कैसा भगोड़ा विपक्ष हो चुका है, जब सवाल पूछेगा और फिर भाग जाएगा, वॉकआउट कर लेगा, जवाब नहीं सुनेगा, प्रोटेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। अब दीपक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुनने की हिम्मत रखिए। बोलते हैं बहुत, आप बीच में बोल रहे तो ज्ञान देने चले आते हैं। आप मेरे बीच में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बीच में क्यों बोलते हैं आप? सवाल इसलिए मैंने कहा मुद्दों की बात करिए, भगोड़ा बोलते हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? जनता ने चुना है इस विपक्ष को, और विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। लोकसभा में आप जवाब नहीं देते, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी नौटंकी करते, नाटक करते, लोकसभा में, राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी का नाटक सुनने के लिए नहीं है। शाउटिंग की बात नहीं है रीमा जी, थोड़ा सा सभ्यता रखिए। सभ्यता इनसे, इन्होंने क्या बोला? भगोड़ा क्यों बोलते हैं? विपक्ष को भगोड़ा क्यों बोला? आपने आपत्ति जताई, आपने आपत्ति जताई, आपने आपत्ति जताई, आपने प्रधानमंत्री आपने आपत्ति जताई। क्या बोला मैंने? आपने कैसे समझा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को बोला? मैंने तो कहा सठिया है वो व्यक्ति, कैसा भाषण दे रहा है। अब वहां पे भी बहुत सारे 60 साल के व्यक्ति थे जो 60 साल क्रॉस कर चुके थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो प्रधानमंत्री के बारे में समझ लिया। अरे तो इतना डरते क्यों हो? इतना डरते क्यों हो? अरे नरेंद्र मोदी जी से इतना डरते क्यों हो? जनता के मुद्दों की बात करिए, देश के मुद्दों की बात करिए, अग्निवीर की बात करिए, अग्निवीर पे बात करिए। राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था कि शहीद का दर्जा देंगे या नहीं देंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर की बात करी, इधर खिचड़ी बना दिया, लेकिन काम की बात एक नहीं करी, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करी, महंगाई पे बात नहीं करी। हो गया आपका, हो गया। नहीं मेरा तो, 1 मिनट रुकिए, अब जवाब सुनिए। जवाब इनके पास है, नहीं देंगे क्या? जवाब सुनिए, फिर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे आप। चलिए सिद्धार्थ यादव जी। मैं बस आग्रह करूंगा, देश की संसद का तो बुरा हाल हो ही चुका है, टीवी डिबेट्स का ना किया जाए। यहाँ तो सुनिए, कहीं तो वाद विवाद होगा या फिर अपनी बात कही जाएगी और किसी की नहीं सुनी जाएगी। कम से कम संसद का माइक भाजपा के पास है, टीवी चैनलों का माइक आपके पास नहीं है। टीवी चैनलों का माइक आपके पास नहीं है, इसलिए आज देश का टीवी चैनल बोलने दे रहा है विपक्ष को। अगर टीवी चैनल का माइक भी संसद भवन की तरह हो जाएगा तो यहाँ पे भी लोग नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ टीवी का और संसद का कंपेयर मत करिए। अपने म्यूट कीजिए, थोड़ा पार्टी के नेताओं को बोलिए और फ्रेम से हटाइए। मैं अपनी बात रख देता हूँ, फ्रेम से हटाइए या म्यूट कीजिए। दीपक झा, मैं अंतिम बार बोल रही हूँ, कृपया करके इस डिबेट को शालीनता से चलने दीजिए, डिबेट को शालीनता से चलने दीजिए। ये सब मत कीजिए इस डिबेट में। जवाब दे नरेंद्र मोदी जी, जवाब दे, देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाब दे किसानों के मुद्दों। अरे दीपक जी, आप स्टूडियो में बैठ गए तो आपने सोचा अराजकता फैला दूं, सब कुछ कैप्चर कर। कैप्चर आप लोगों सिर्फ सिद्धार्थ यादव जी की बात जाएगी, सिर्फ उनकी आवाज जाएगी सिद्धार्थ यादव की, और किसी की आवाज नहीं जाएगी। सिद्धार्थ यादव जी। देखिए रीमा जी, मैं बस अपनी बात पूरी कर दूं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट दीपक जी की बात का जवाब दे रहा था। दूसरी बात दीपक जी ने कही, अगर सदन के नेता खड़े हुए हैं तो हिंदू मुसलमान करेंगे क्या? किसने किया हिंदू मुसलमान? कोई राहुल गांधी जी के मुंह में शब्द डालने गया था क्या? कोई ये कहने गया था कि राहुल जी जाकर के बोले कि देश का हिंदू हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, असत्य करता है, असत्य? किसने कहा था उनको? और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरी पार्टी के परिपाटी देखिए, ये बात दबा दी इन लोगों ने। केसी वेणुगोपाल ने खड़े होकर के राज्यसभा में कहा कि इस देश में लोग गीता को पढ़ के वायलेंस को सीखते हैं, ये बात उन्होंने कही। ये कमाल बात हुई, हमने तो नहीं कहा था। दूसरी बात, आपने मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आपने नीट पे बोला, आपने अग्निवीर पे बोला, आपने किसानों पे बोला, हर बात पे जवाब दिया गया। आपकी स्पीच के दौरान दिया गया, स्पीच के बाद दिया गया, प्रधानमंत्री जी के अभिवादन में दिया गया। पर आप क्या चाहते हैं? आप मुद्दों पे बात नहीं चाहते। एक सेकंड सिद्धार्थ यादव जी, एक सेकंड सिद्धार्थ यादव जी, एक सेकंड सिद्धार्थ यादव जी, एक सेकंड। दीपक झा जी, मुझे अब ये स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे अब ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि कल से आप इस शो की भागीदारी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी से आप बिल्कुल अगर आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, क्योंकि इस बदतमीजी के साथ इस शो पर कोई नेता नहीं बैठेगा, कोई प्रवक्ता नहीं बैठेगा कि अपने आप बोलते रहो और जैसे ही जवाब की बारी आए तो सुनना नहीं है। अगर आप जाना चाहें आप जा सकते हैं शो से, इस तरह बदतमीजी आप नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप अपनी बारी में बोलेंगे, आप सिर्फ अपनी बारी में बोलेंगे। दीपक झा, आप अपनी बारी में बोलेंगे। दीपक झा, गांधी जी ने हिंदू मुसलमान क्या कहा? आपको फ्रेम, चलिए आपकी आवाज नहीं जा रही है, अब आपकी आवाज नहीं जा रही, जो भाजपा का आपकी आवाज नहीं जा रही। दीपक झा, वो दंगे करा रहा है, पूरे देश ने देखा, आपकी आवाज नहीं जा रही। चलिए, आपकी आवाज अब नहीं जा रही है दीपक झा, आप फ्रेम में देख सकते हैं। अब सिर्फ
पहले इन दो प्रवक्ता और अदन जी की आवाज जाएगी। अगर आपके अंदर संयम होगा तो मैं आपके पास आऊंगी, नहीं होगा तो बता दीजिएगा। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। जरूरत नहीं इस डिबेट में बैठने की। मैं रीमा जी फ्रेम में दिखाइए, दीपक झा वॉकआउट करके जा रहे हैं, फ्रेम में दिखाइए, माइक बंद दिखाइए। माइक बंद करेंगे तो मैं जाऊंगा। सिद्धार्थ यादव कर सकते आप हमारा तो आप लगातार शाउटिंग मैच नहीं करेंगे यहाँ पर बैठ करके, आप नहीं करेंगे यहाँ पर बैठ करके हर वक्त। हर बार आपका यही ड्रामा होता है, आप कुछ भी बदतमीजी करके कुछ भी बोलते रहेंगे 1 घंटे तक, और बाकी लोग क्या करेंगे यहाँ पर? बाकी लोग जो आए वो क्या करेंगे यहाँ पर? जो बाकी के प्रवक्ता आए हुए हैं वो आपको सुनने के लिए आए हैं। आप इतने बड़े नेता है देश के कि आपको सुनने के लिए मैं यहाँ पर मजमा लगा करके बैठूं? क्या तरीका है ये दीपक झा? ये क्या तरीका चल रहा है दीपक झा? आप इस तरीके से पूरे शो को हाईजैक नहीं करेंगे दीपक झा। मैं बहुत विनम्रता से आपसे कह रही हूँ, मैं भी हाथ जोड़ के कह रही हूँ। क्यों रोकूं मैं उनको? मैंने उनसे सवाल किया है, वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप संयम से बैठेंगे, मैं आपके ऊपर भी आऊंगी, लेकिन आप अपनी बारी में बोलेंगे। आप अपनी बारी में बोलेंगे दीपक झा, आप अपनी बारी में बोलेंगे। चलिए सिद्धार्थ यादव जी, मुझे क्या पूछना है मुझे पता है। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। रीमा जी, ये तो 99 सीटों का हाल है। सड़क में, संसद में, टीवी स्टूडियोज में फर्क है। कोई घमंड, कोई अहंकार इतना सर पे नहीं चढ़ना चाहिए कि आप ये सोच लें कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। सदन होगी तो नहीं सुनेंगे, टीवी डिबेट होगी तो नहीं सुनेंगे। मैं क्या बोल रहा था? मैंने बोला आपने सदन में उठाए नीट का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उसका जवाब दिया, मंत्रियों ने खड़े होकर के आपके भाषण में उसका जवाब दिया। आपने सदन में हिंदू मुसलमान किया, आपको जवाब दिया गया। किसी ने नहीं कहा था केसी वेणुगोपाल को जाके कहने के लिए कि गीता को पढ़ करके वायलेंस आता है। किसने कहा था? यह बात आप औरों के लिए नहीं कह पाते। आप अपना एक एजेंडा चलाते हैं और संविधान का हाथ में लेकर के शपथ जवाब लेते हैं। तो जब आपसे इमरजेंसी की बात पूछी जाती है तो क्यों कष्ट होता है? कहीं तो कोई पूछेगा आपसे कि उस दौर के बारे में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। 5 साल की लोकसभा को 7 साल तक चलाया गया अलोकतांत्रिक तरीके से। आपने पूरे देश को एक अराजक स्थान बना दिया और फिर इस बार चुनावों में कहते हैं, आप सदन में खड़े होकर के आज प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संविधान का चुनाव था। तो 77 का चुनाव किस चीज का था? जब आपने सभी सेंसरशिप की थी, सब रेडियोज बंद थे, न्यूज़पेपर्स बंद थे। पर सच्चाई का सामना ना करवाने वाला विपक्ष इस देश में पहली बार आया है। अपने घमंड और अहंकार को में चूर विपक्ष इस देश में पहली बार आया है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। दीपक जी, मैंने अपनी बात कही और मैं आपको आग्रह करता हूं, आप जितना कहना चाहेंगे इसके बाद आप कहिएगा, मैं संयम से सुनूंगा। पर यह एटीट्यूड लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये जो आप लोगों ने 99 सीटों के घमंड में इस पूरे देश को तार तार करने की एक आदत बना ली है, मैं आपसे आग्रह करूंगा इससे ऊपर उठिए। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है या ना जाने कौन सी कांग्रेस है, पर इतना असहिष्णु, इतना इंटॉलरेंट भारत नहीं हो सकता। आपसे भी आग्रह करूंगा, इतने इंटॉलरेंट आप मत बनिए। ठीक है, मैं जरा अनंत विजय जी का रुख करूंगी, उसके बाद भुवन जी आपके पास आती हूँ। लेकिन अनंत विजय जी, आप जो स्टूडियोज में भी देख रहे हैं, आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, और अब जो हो रहा है संदर्भ में 2 दिन में दिखाई दिया, आपको लगता है 5 साल तक क्या ये जो नंबर गेम है इसी की बलि सब कुछ चढ़ता रहेगा? क्योंकि एक तो ये हम कह सकते हैं अंगड़ाई थी, ये तो विशेष सत्र था, जब पूरा सत्र आएगा और हर मुद्दे पर पीएम ने जवाब दिया। पेपर लीक जिसको लेकर के बात हुई, संविधान जिसको लेकर के बात हुई, मणिपुर जिसको लेकर के पिछली सरकार के समय कितने पानी से पैसा लगभग जो जनता का था वो डुबा दिया गया क्योंकि सदन नहीं चलने दिया गया। तो आपको लगता है कि कहीं कुछ बीच का रास्ता निकलेगा? ये 5 साल तक यही होगा जब प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं सुनना? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। आप जानती हैं मैं फेलो पैनलिस्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन दीपक झा जी ने जिस प्रकार से अपंग सरकार कहा है वो अपंगों का अपमान न करें। जो दिव्यांग होते हैं वो कमजोर नहीं होते हैं, उनको इस तरह से सरेआम कमजोरी का प्रतीक बनाने का प्रयास न किया जाए। मैं उनसे ये विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि उनकी कमजोरी का मजाक न उड़ाएं। वो हमारे दिव्यांग हैं, वो समाज के अंग हैं और उनके साथ हमें बहुत संवेदनशील होकर उन शब्दों का चयन करना चाहिए। तो ये बात तो मैंने दीपक झा से आग्रह किया, मानना न मानना उनके ऊपर है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने प्रश्न पूछा है कि क्या इसी तरह देश चलेगा, मुझे लगता है कि विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी, दोनों को कोई ना कोई एक रास्ता तो निकालना होगा, क्योंकि विधायी कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये अभी तात्कालिक उत्साह में विपक्ष है क्योंकि उनको कुछ पिछली बार से अधिक सीटें प्राप्त हो गई हैं, तो तात्कालिक उत्साह दिखाई दे रहा है उनका। धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो मैच्योरिटी में तब्दील हो जाएगा
और सरकार और विपक्ष एक साथ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठकर सदन को चलने देने का, मुझे याद पड़ता है कि मनमोहन सिंह के जमाने में भी इस प्रकार से डेडलॉक हुआ करता था, लेकिन फिर बीच का रास्ता निकलता था, क्योंकि दोनों पक्ष ऐसा सोचते होंगे कि देश उनके लिए सर्वोपरि है। मैं ये मान के चलता हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। सत्ता पक्ष का तो मुझे पता है, क्योंकि उनका दायित्व है विधायी कार्यों को संपूर्ण कराना। विपक्ष पर भी उनकी देशभक्ति पर शक का कोई आधार नहीं है, तो गुड सेंस प्रिवेल करेगा ऐसा मुझे लगता है। ये तात्कालिक उत्साह था 99 का, जो इस बार सदन के सत्र में दिखाई दिया, और अभी तो सीट एलोकेशन वगैरह भी हो जाएगा। और एलओपी के बारे में एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं कि मैं 2-3 दिनों से सुन रहा हूं कि संवैधानिक पद है। कृपया इस बात को ध्यान किया जाए कि एलओपी कोई संवैधानिक पद नहीं है। नेता विपक्ष का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। वो 77 के बाद वो पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से वो पद सृजित किया गया है, इसलिए उसको संवैधानिक दायित्व आदि की बात जब लोग करते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि हम अपनी संसदीय परंपराओं को ध्यान से समझते नहीं है, देखते नहीं है। तो एलओपी की मर्यादा उतनी ही होती है जितनी मर्यादा नेता सदन की होती है, ये बात ठीक है। पर जिस प्रकार नेता सदन संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री उस पर सुशोभित होते हैं, उस प्रकार का पद एलओपी का नहीं है। ये बात सबको समझनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबको, जितने लोग हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर को तो पता ही होगा क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते भी है। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, बंगाल में लगातार वीडियो पर वीडियो आ रही है महिलाओं के साथ आपत्तिजनक तरीके से उनकी पिटाई की, उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि वीडियो कितने हृदय विदारक है, दर्दनाक है, लेकिन उस पर आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो आपकी अलाई है अब, वो लगातार खुद कोयला घोटाले के पोस्टर ले लेकर चलती थी। आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के खिलाफ कांग्रेस पोस्टर ले लेकर चलती थी, और अब सब एक है। तो ये जो सिर्फ मोदी को हराने के लिए, उनके खिलाफ राजनीति करने के लिए जो एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स इस बार हुई है, उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, देश ने प्रधानमंत्री जी को जब जरूरत थी भागते हुए देखा है, और इस सदन में भी देखा है। जब मणिपुर में बेटियों की असमत लूटी जा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी आज तक हिम्मत नहीं कर पा रहे थे मणिपुर में जाने के, हालांकि वो विश्व भ्रमण लगभग कर आए हैं, और ये विषय भी है, विश्व में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं समाजवादी पार्टी की। लेकिन निश्चित तौर पे मणिपुर इस देश का हिस्सा है जहां बेटियों की असमत, इस डबल इंजन की, बंगाल, मैडम कि आपकी पता सबसे गंदी आदत है, आप कभी भी सबसे गंदी आदत है, दीपक झा को कुछ और गंदी आदत लग रही है, आपको कुछ और गंदी आदत लग रही है, इसका कंपटीशन चल रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को दम लग जाता है आज ये हमें विपक्ष को। मैडम, आप से सम्मान करता हूं मैं आपका, लेकिन टोका टोकी से ऐसे नहीं चलेगा देश। हमें बात रखने दीजिए, हम मर्यादा से बात रख रहे हैं। जब दीपक झा मुझसे लड़ाई कर रहे थे, मुझे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, लगातार वो शाउट कर रहे थे, आपने एक शब्द बोला तब? मणिपुर तो बहुत दूर है, डीडी न्यूज का स्टूडियो तो मंडी हाउस में ही है। यहाँ पर एक महिला के साथ जिस तरह अभी इन्होंने शाउटिंग मैच खेला है, आपने कुछ इस पर आपको कुछ लगा था दिल को ठेस कि रीमा पाराशर के साथ ऐसा हो रहा है? मेरे टाइम में तो समाजवादी पार्टी के टाइम में टोका टाकी ठीक नहीं है रीमा जी, क्योंकि हम लोग मैच्योर लोग। ये ठीक है जो आपने अभी बोला, लेकिन अभी आप जो बातें कर रहे थे, थोड़ा सोचिए ना, आपके अलाइए इनको भी थोड़ा समझाया करिए, दीपक झा को भी। फिर मैडम, मुझे बिना रोके टोके बोलने दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को बुलाना चाहे बुलाएं, पर प्लीज या तो भाजपा को भी टोके, तब मुझे आपका मर्यादा पूर्ण भाषण लगेगा। प्लीज हाथ जोड़ दिए मैंने। सिद्धार्थ यादव ने बोला था कि दीपक झा को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं मैडम, भाजपा को अभय दान देना बंद कर दीजिए मैडम। आपने नहीं बोला, चलिए आप खैर छोड़िए, वो आपकी अपनी पर्सनल वो होगी, लेकिन बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यू। मुझे बिना इंटरप्ट के बात करनी है। हम ये देखिए विजुअल्स देखिए, अरे विजुअल्स देखिए प्रधानमंत्री के कल के विजुअल्स। अरे ये आप सुन ही नहीं रहे भुवन भास्कर जी, आप प्रधानमंत्री के लिए जो इतनी बातें बोल रहे हैं, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि कल जब आप ही के लोग वेल में खड़े थे ना, आपकी इंडिया अलायंस के सब लोग, कैसे प्रधानमंत्री उनकी भी चिंता करके पानी पिला रहे थे। थोड़ा सा मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको, चलिए बोलिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को भागते हुए तब देखा जब पहलवान बेटियां 5 किलोमीटर के अंदर उनके घर के पास घसीटी हुई देखी गई। और अभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, मैंने प्रधानमंत्री जी को 2024 के चुनाव में कहा गया
उन्होंने कहा कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये बात देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर सबसे बड़े होते हैं, उनको मैंने ऐसा सुनते हुए देखा हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आइडियल होते हैं समाज के, इस देश के सबसे बड़े नेता होते हैं। वो किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, 80-20 की बात हमारे मुख्यमंत्री योगी जी करते हैं चुनाव में, ये भी देश में देखने का काम का है। मुसलमानों हिंदुओं के प्रति नफरत कौन करने का काम करता है। मैं किसी के बयान का, रीमा जी, एक पॉलिटिकल साइंस का, कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। गलत व्यवहार गलत ही है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सरकार का हो, लेकिन हम मुख्य विपक्षी दल है, हम तीसरे नंबर की देश की पार्टी है। हम मर्यादा से आप लोगों का जो गलत बात होगी इसका विरोध करेंगे। हमारी आपकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। रीमा जी, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अपनी पार्टी ने समय रखने के लिए दिया जाता है तो मुझे अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए। हमने देखा है इस देश में कैसे 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और माननीय मोदी जी ने वहां पर मौन साध लिया। हमने देखा है किस प्रकार एक मुस्लिम समाज के सांसद को गाली देने का काम इसमें हुआ और प्रधानमंत्री जी ने वहां पर मौन साध लिया। ये सरकार और ये सभापति साहब ये भेदभाव के साथ, ये बीजेपी के नेता नहीं होते हैं। जब प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो वो सबके नेता होते हैं विपक्ष पक्ष के। जब इस भाव से चलेगा, मुझे मैं राजीव गांधी जी का फॉलोअर नहीं, लेकिन एक बात याद आती है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार हो गए थे तो उन्होंने कहा जाइए आप देश का नेतृत्व करिए, और उनका इलाज सरकारी खर्च पे कराने का काम करा था। विपक्ष के प्रति ऐसा भाव देश में होता था। अटल जी भी विपक्ष के लोगों का सम्मान करते थे, सबको साथ लेकर चलने का काम करते थे, विपक्ष के लोगों के सम्मान में कमी नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने की आवश्यकता नहीं है, उनके बड़े मन की आवश्यकता है। देश उनको बड़े मन से देखना चाहते हैं। राहुल जी और अखिलेश जी उनके बेटे समान है। अगर वो बेटे को सम्मान देना सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका सम्मान 4 गुना बढ़ जाएगा। ये देश को अगर पप्पू के सिद्ध करने में वो किसी को लग जाते हैं या किसी को अल्पबुद्धि कहने से उनका कद नहीं बढ़ता है, उनका कद बढ़ता है जब विपक्ष के नेता का वो सम्मान करते रहे और निश्चित और उनकी जो उम्र है, जो उनका आप मेरे बोलने को मना कर रही, मैं चुप हो जाता हूँ मैडम। नहीं, अब कितना बोलेंगे, अब कितना बोलेंगे बताइए, मैं उतना ही समय दे देती हूँ। कितना बोलना है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपको किसी और को बुलवाना बुलवाइए, और किसी और को बुलवाने की बात नहीं है। आपने 2 बातें कही। आनंद जी आ रही हूँ आपके पास, सिद्धार्थ जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बेटे की उम्र का व्यक्ति तो आपने राहुल गांधी को बोल दिया, लेकिन मैंने अपने देश में, भारत में, क्योंकि भारत के संस्कार की बात हो रही है यहाँ पर, भारत में किसी भी बेटे के अंदर मैंने संस्कार नहीं देखे कि अपने पिता की उम्र के व्यक्ति के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करे, जब वो बोल रहा हो उसको बोलने ना दे, अपने लोगों को कहे शाउट करो जाकर। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे ऐसा सीन कभी संसद में नहीं देखा था कि जब वो बोलने के लिए खड़े हो तो बीजेपी वाले सब जाके वेल में खड़े हो जाएं और चिल्लाएं और उनको ना बोलने दे। पहली बात ये। और दूसरी बात ये, जो आपने मौन की बात कही ना, एक शब्द आपने कहा मौन। मैंने आपसे सवाल बंगाल पे पूछा, बंगाल पे आप मौन हैं, तो ये मौन क्यों है? यही तो मेरा सवाल था। आपने पूरी इतनी लंबी पूरी दास्तान बता दी, लेकिन बंगाल पे मौन क्यों है विपक्ष, ये नहीं बताया। लेकिन मैं अनंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास आती हूँ और फिर सिद्धार्थ यादव। मैं बस प्रोफेसर साहब को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सोनिया जी इलेक्शन कैंपेन के समय बीमार हो गई थी वाराणसी में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको स्पेशल विमान भेजकर दिल्ली बुलाने की पेशकश की थी। इसको भी अटल जी के किस्से के साथ याद रखा जाना चाहिए। हाँ, मतलब पूरी बात याद रखनी चाहिए ना। फिर आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी किताबें, ये तो पहले होता था जिनके ऊपर आरोप लगते थे कि वामपंथी विचारधारा एक पूरे देश में बनाई गई है। जो असली विचारधारा थी वो तो देश की किताबों में थी नहीं। चलिए सिद्धार्थ यादव। देखिए रीमा जी, इनके साथ समस्या ये हो चुकी, इनकी अपनी किताबें हैं, अपनी कहानियां हैं, अपने नैरेटिव हैं, अपना ही सब कुछ है। इनके लिए तो एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अपनी कहानी बना दी कि राजीव जी के टाइम ऐसा होता था तो हमने ऐसा कर दिया तो बहुत अच्छा था। आप मुझे ये बताइए, कब ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा गया हो बोटी बोटी काट दूंगा? अटल जी ने कहा था ऐसा? कब ऐसा कहा गया कि मौत का सौदागर है? कहा गया कभी? 100 से ऊपर गालियां प्रधानमंत्री को दें और फिर कहानियां याद करवाएं कि अटल जी को तो ऐसा सम्मान दिया गया था। अटल जी सम्मान के हकदार भी थे, इसलिए दिया गया था। और उसके बावजूद अभी विजुअल्स आपके चैनल पे चले कि जो 2 घंटे का भाषण प्रधानमंत्री जी का था, उनके प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को इन प्रधानमंत्री जी ने खुद पानी देने का काम किया। पर इनकी किताबों में और इनके नैरेटिव में हाँ, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की, विपक्ष के किसी नेता ने। वो जेस्चर है, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी क्या? नहीं, वो तो तानाशाह है। प्रधानमंत्री के इस जेस्चर पर कोई चर्चा राहुल गांधी ने भी नहीं की, कांग्रेस ने भी नहीं की, समाजवादी पार्टी ने भी नहीं की, एक बयान इस पर नहीं आया।
रीमा जी, वो तो तानाशाह है, अगर वो कह देंगे, बयान दे देंगे तो नैरेटिव साबित कैसे होगा? इसलिए मेरा आग्रह बस विपक्ष से इतना है, हम आज एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी हो चुके, हम पॉलिसीज पे जितनी बात करेंगे बहुत अच्छी बात है, आप जितना चाहे करिए, पर ये जो सेलेक्टिव आउटरीच है, अभी हमारे समाजवादी प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव में मोदी जी ने कहा ऐसा, वो मैंने सुना, पर उन्होंने साथ में बैठी अखिलेश जी, राहुल जी को सदन में बोलते हुए नहीं सुन पाए कि हिंदू इस देश में हिंसक है, हिंसा 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 करता है। गर्दन भी नहीं मोड़ी अखिलेश जी ने, मुड़ के भी नहीं देखा कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है मन की भावना वैसी ही होगी कुछ। आज इस देश में एक ऐसा सेलेक्टिव आउटरीच का माहौल बना लिया, एक अपना नैरेटिव बनाने की एक माहौल बना लिया, झूठ को सच बना दिया। मणिपुर की बहुत बात याद आई, बहुत अच्छी बात है, मणिपुर पर चर्चा करिए। हमने जितनी टीवी डिबेट्स पे, रीमा जी ने स्वयं, डीडी चैनल ने, जितने चैनल्स ने, सबने चर्चा करी। बंगाल पे क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वहां पर आपके अलायंस पार्टनर है। क्या बंगाल की हिंसा वो हिंसा नहीं है? और मणिपुर पर जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तब आपने नहीं सुना, आप भागे। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब अगर ये कहेंगे कि मैंने पीएम को भागते हुए देखा, तो वो आप भाग खुद रहे थे, इसलिए आपने उनको खड़े हुए देखा। थोड़ी सी गलती हो गई कहने में। जब देश के गृह मंत्री सबसे ज्यादा दिन मणिपुर में जाकर के रुकते हैं, सबसे ज्यादा देश के मंत्री नॉर्थ ईस्ट की विजिट्स करते हैं, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट उस रीजन का होता है, उस पर तो आपकी चुप्पी है। ठीक है, पर आप अपने राजनीति सेकने के लिए किसी एक मुद्दे को उठाएंगे तो मैं मानता हूं कि देश समान है। बंगाल के लिए भी वैसा दर्द रखी, उस पर भी बात करिए। 90 मिनट में 1 मिनट राहुल जी भी कह सकते। ओके, मेरे पास 3 ही मिनट बचे अब, इसलिए मैं दीपक झा जी, अब एक अंतिम पॉइंट जिस पर प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा जोर दिया, मुझे उम्मीद है कि उस पर अब जो बाकी का समय बचा हुआ है सीधी डिबेट उसी पर होगी और उसी सवाल पर। प्रधानमंत्री ने संविधान का जिक्र किया और कहा कि ये कहां पर लिखा है कि प्रधानमंत्री जो भी हो देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक संस्था बना दी गई, एनएससी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, सारे फैसले लेने का अधिकार उसको, तो प्रधानमंत्री के रोल को कहां पर छोटा किया गया। दूसरा, ये कहां अधिकार हो जाता है लोकतंत्र और संविधान में कि एक सांसद, जो सिर्फ सांसद थे उस वक्त, राहुल गांधी, वो जाकर के जो सरकार का कानून है उसको फाड़ दे, अध्यादेश को। तो इन दोनों पर सीधा जवाब। देखिए, सीधा जवाब देने से पहले मैं आऊंगा कि आपने कहा कि दीपक झा ने गंदी आदत और बदतमीजी की आपके साथ, ये आपका बहुत घटिया और मैंने गंदी आदत तो शब्द भी नहीं इस्तेमाल आपने बोला था, और मैंने आपके साथ मैंने कहा शाउटिंग मैच किया। मैं यहाँ पे डिबेट करने आया हूँ, अपनी पार्टी का पक्ष रखने आया हूँ, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करने आया हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह का आरोप लगाते, मैं जा रहा था, आपने कहा तो व्यक्तिगत आरोप नहीं है, लेकिन आपने इस तरह से कहा तो आपको सोचना चाहिए कि दीपक झा के साथ आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष के साथ मीडिया व्यवहार कर रहा है। बहुत दुख होता है इस तरीके से। मैं काम की बात करता हूं, एक शेर है, मैं भी बोल देता हूं कि वही कातिल वही हाकिम वही मुंसिफ ठहरे, अकरवा मेरे खून का किस पे हम दावा करें। तो बात यह है कि मोदी जी पानी पिलाएंगे, मोदी जी ही पानी पिलाएंगे। जी दोबारा बोलिए। अकरवा करें मेरे खून का दावा किस पर करें। अच्छा। तो कहने का मतलब है मोदी जी पानी भी पिलाएं। नहीं, पूरा नहीं बोला, पहले 2 लाइनें थी, अभी आपने एक ही लाइन बोली। तो पूरी बाद की लाइन छोड़ दी आपने, बाद वाली लाइन क्या थी? मैं रीमा जी पूरी लाइन सुना देता हूँ। वही कातिल स्क्रीन लॉक हो जाएगी, ज्यादा देर पड़ेगी, वही मुंसिफ ठहरे, अकरवा करें मेरे खून का दावा किस पर। उर्दू का शेर है ये, तो बात उर्दू का है, थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन। नहीं, हिंदी ट्रांसलेट करके बताइए ना दर्शकों के लिए। दर्शक समझदार हैं, आपके से ज्यादा ही होंगे। कैसे पता? आनंद विजय जी, आप तो लग रहे हैं मुझे समझदार, लेकिन मैं नहीं समझ पाई, सिद्धार्थ यादव भी नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं समझ पाई। आप दोनों की जुगलबंदी है, देखिए वो बता रहे हैं। देखिए आप दोनों की जुगलबंदी है, आप दोनों विपक्ष की भाषा नहीं समझेंगे। कोई बात नहीं। भाषा ये क्या राहुल गांधी ने शेर लिखा है? मैं आप सुनिए, ये शेर राहुल गांधी ने लिखा है क्या? विपक्ष की भाषा नहीं समझेंगे मतलब क्या हुआ? अब सुनिए, बात तो सुनिए। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी पानी भी पिलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी भी विपक्ष का और जनता का सौदा भी करेंगे, महंगाई से देश को बेहाल करेंगे, मणिपुर में महिलाओं के साथ बेइज्जत करेंगे, और उत्तर प्रदेश में दुर्घटना हो जाएगी उस पर मौन धारण कर लेंगे। तो काम के मुद्दों पे नरेंद्र मोदी जी कहीं कुछ नहीं बोलेंगे। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो बनाई थी उस पर सवाल था संविधान। एक मिनट, जितनी भी कमेटी बनी थी सब सारी की सारी कमेटियां प्रधानमंत्री के अंडर में थी। काउंसिल वही मैं कह रहा हूँ, सारी कमेटी सारी काउंसिल डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर में काम करती थी। उनके ऊपर कोई कमेटी नहीं काम करती थी, उनको एडवाइस करने के लिए काम करती थी। इसलिए आपका और नरेंद्र मोदी जी का अल्प ज्ञान बताता है कि चना बाजे गन्ना वाली बात है। अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है।
अल्प ज्ञान पूरे देश ने देखा था। और एनएसी क्या था, उसकी वजह से सोनिया जी को क्यों इस्तीफा देके री इलेक्शन में जाना पड़ा था, ये सब तो अभी हाल की बात है। इसमें ज्यादा गूगल करने की जरूरत भी नहीं है। वो गूगल कर रहे हैं अभी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये तो हमारे आंखों के सामने हुआ है। और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कहेंगे कुछ बनती है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। मैं एक फैक्ट सिर्फ आपके सामने रख देता हूँ जो गलत बोला गया इस पैनल में, कि अग्निवीर के बारे में राहुल जी ने कल सदन में गलत बोला। अग्निवीर में सेना के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जिसकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान होगी उसको लिखा है इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख वन टाइम। चलते सिद्धार्थ यादव जी को अपने सिद्धार्थ यादव को फोन में दिखा रहे हैं, उस वीडियो को दिखाइए एक बार और फिर चलते हैं, खत्म करते हैं। बचा है उतने सेवा काल का उनका वेतन उनके परिवार को सिद्धार्थ यादव जी क्या दिखा रहे हैं? सिद्धार्थ यादव जी क्या दिखा रहे हैं? ये मैं रीमा जी दिखा रहा हूँ विजय जी, आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी को अपनी कुर्सी छोड़ करके जाना पड़ा था, क्योंकि एनएसी के चेयरपर्सन को मुख्य चेयर पर आकर के बैठना था। यहाँ पर उनको छोड़ के जाना पड़ा। टर्म प्लान आप भी ले सकते हैं, लेकिन अग्निवीर में अगर कोई जाता है तो इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं जाता है, वो राष्ट्र के लिए शहादत देता है, राष्ट्र के लिए कुर्बानी देता है, राष्ट्र के लिए शहीद होता है। तो कृपया करके एक शहीद में और इंश्योरेंस के पैसे में थोड़ा सा अंतर कर लीजिए। इंसान पैसे के लिए नहीं जाता है, देश की सेवा के लिए जाता है। चलिए, कुर्सी छोड़ मेरे ख्याल से सारी बातों का जवाब इस वीडियो ने दे दिया है जो अभी अभी दिखाई गई। दीपक झा जी, आई थिंक आपको भी उस वीडियो को समझने की जरूरत है। और वो सिर्फ वीडियो नहीं है, वो तस्वीर है जो देश की जनता हमेशा से याद रखती है और अभी भी रख रही है। इसलिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और जो बॉडी जेस्चर है वो भी बहुत कुछ बयां करता है। तो वो कल प्रधानमंत्री के जेस्चर ने भी बयां कर दिया जब वो शाउटिंग मैच करने वाले, दीपक झा जी, शाउटिंग मैच करने वाले लोगों के साथ, सांसदों के साथ पानी पिलाया उन्होंने, और आज भी ये तस्वीरें बयां कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। आज वक्त इतना ही है, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए